हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी साइंस के एमसीक्यू सीरीज़, जो कि टीजीटी एसएसटी के अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे एचटेट के अंतर्गत, डीएसएसपी के अंतर्गत, केवीएस के अंतर्गत। ठीक है, तो हम एमसीक्यू के साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये जो क्लास रहेगी वो अब रेगुलर रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है। फ़िलहाल हम आज के लिए पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे और जितने भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब हम रेगुलरली क्लास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो किसके द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, या फिर गवर्नमेंट जनरल इन काउंसिल द्वारा, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर एक से ज़्यादा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसे बना था, किसके कहने पर बना था, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो आइडिया दिया था, याद रखना है आपको, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और वो सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो जो भी मैं आपको बताऊं, आपको अब वो जो क्वेश्चन है वो आने चाहिए। अगर नहीं आते तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? एम एन रॉय ने। किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था सबसे पहले 1934 के अंतर्गत। आपको ईयर भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। और अगर पूछे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है वो किसके कहने पर बनी है, या फिर कौन सा प्लान आया था जिसके कहने पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, तो आपको याद रखना है 24 मार्च, डेट भी बिल्कुल याद रखनी है और ईयर भी। 24 मार्च 1946 के अंतर्गत हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसके कहने पर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको डेट भी याद रखनी है और ईयर भी याद रखनी है। हम जितना डिटेल में करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, इस प्लान के अंतर्गत जो है हमारे 3 सदस्य थे। नाम पूछ लेते हैं कौन कौन थे। एक थे हमारे सर सैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, और एक थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस। एक मिनट गाइस, पैट्रिक लॉरेंस, और एक थे हमारे एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये 3 मेंबर जो हैं इंडिया आए थे, और जो ये पैट्रिक लॉरेंस थे ये इस मिशन के क्या थे? हेड थे। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो हमारा संविधान बना था वो कैसे बना था, किसके द्वारा बनाया गया था? भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, कितने मेंबर थे इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में शामिल है? यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कौन कौन अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सेकंड है पार्लियामेंट संसद, या फिर जुडिशरी यानी न्यायपालिका, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? वो है हमारा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, देखो रिजिड क्या होता है? कठोर, और फ्लेक्सिबल क्या होता है? लचीला। यानी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जब भी अमेंड किया जाता है तो ना तो हमारा इतना कठोर है कि उसे अमेंड करना मुश्किल हो, ना ही इतना फ्लेक्सिबल है, इतना लचीला है कि आप उसमें कोई भी उसके अंतर्गत बदलाव कर सकता है, यानी चेंजेस कर सकता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो आपको याद रखना है कैसा है, रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। और अब हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो आप
आपको पता होना चाहिए ओनली पार्लियामेंट यानी संसद के हाथ में केवल ताकत होती है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं यानी 3 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत? एक हमारा होता है लोकसभा, ठीक है, एक हमारा होता है राज्यसभा और एक हमारे होते हैं प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है। जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ना वो लोकसभा का मेंबर होता है ना वो राज्यसभा का मेंबर होता है। तो ये 3 ऑर्गन होते हैं पार्लियामेंट के अंतर्गत जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट कर सकते, चेंजेस कर सकते। क्या होता है? कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, वो लोकसभा या फिर राज्यसभा से जो है पास होता है, दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही हमारे संविधान के अंतर्गत कोई अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस होता है यानी एक बिल होता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंतर्गत जो है पास होता है, फिर उस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, वो तब एक्ट बनता है और यही क्या होता है? हमारा अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? देखो पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट है यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे आंसर हो जाएंगे, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। देखो हिंदी के अंतर्गत टाइपिंग एरर है, यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने संविधान को कब अपनाया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, कब से स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के अंतर्गत। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के अंतर्गत हुई थी। और इसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो कौन बनाए गए थे? सचिदानंद सिन्हा। उन्हें ही क्यों प्रेसिडेंट बनाया था? क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे उस सभा के अंतर्गत, इसलिए उन्हें जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो क्या नाम था उनका? सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सचिदानंद सिन्हा जो है उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और अगर पूछे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ये भी आपको याद रखना है, एच.सी. मुखर्जी। और साथ में एक नाम और है टी.टी. कृष्णमाचारी। क्या था? टी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है, ये आपको याद रखना। देखो ये जो टी.टी. कृष्णमाचारी ये तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको याद रखना है। तो आप सबको पता है कि जो हमारी मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 से जो है स्टार्ट हुई थी और कब ख़त्म हुई थी? कब जो है हमारा अडोप्ट किया गया था संविधान सभा? 26 नवंबर 1949 को। ये याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और 26 नवंबर को ही हम क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है हमारा जो संविधान था वो अडोप्ट किया था लोगों के द्वारा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो मैंने अभी कराया था एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी, चित्तरंजन दास। तो आप सबको पता है जो वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। द प्रपोजल ऑफ विच प्लान एस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस योजना के प्रस्ताव ने संविधान सभा की स्थापना की थी? तो मैंने आपको बताया है किस योजना के द्वारा की गई थी। द क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर माउंटबेटन प्लान, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप सबको पता है किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा की गई थी। कब आया था ये हमारा? 24 मार्च 1946 के अंतर्गत आया था। इसके अंतर्गत 3 सदस्य थे, जो हमारे पैट्रिक लॉरेंस थे वो हेड थे। हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिप्स मिशन प्लान। ये कब आया था? ये 22 मार्च 1942 के अंतर्गत आया था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था? इसके जो हेड थे वो सर सैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। और क्या हुआ था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो
वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी थी, और यहाँ पर जो हमारे लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था हम आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप हमें क्या दोगे, डोमिनियन स्टेटस दोगे। क्या दोगे? डोमिनियन स्टेटस दोगे। ये क्या होता है डोमिनियन स्टेटस? इसका मतलब ये था कि हम खुद की, यानी खुद के कुछ सेल्फ गवर्नमेंट कर सके, यानी हम सेल्फ गवर्न कर सके। ठीक है, यानी हमारी खुद की एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। ठीक है, हम खुद अपने नियम बना सके। लेकिन कई बार जो है इंडिया ने डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था। तो ये जो हमारा क्रिप्स मिशन आया था, इन्होंने बोल दिया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन इसके अंतर्गत मेनली इंडियन होंगे, यानी भारतीय लोग जो है इसके अंतर्गत होंगे। लेकिन ये इनकी एक चाल थी, ये जो मेनली वर्ड उन्होंने लगा दिया था इस वजह से, तो ये जो है हमारे भारतीयों ने मना कर दिया था, इसे रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जो क्रिप्स मिशन था उसके रिस्पॉन्स में भारतीयों ने क्या किया था, यानी जब इसको रिजेक्ट कर दिया गया था तो यहाँ पर जो है क्या स्टार्ट की थी इंडिया के अंतर्गत, 8 अगस्त 1942 के अंतर्गत क्विट इंडिया मूवमेंट क्या स्टार्ट हो गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपको याद रखना है। हम एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो गया था, उसके रिस्पॉन्स में क्या किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट की गई थी। इसी तरह जब हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो वहाँ से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो ये जितने भी प्लान आते हैं तो इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, और डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन प्लान जो है 22 मार्च 1942 के अंतर्गत आया था। अब हम करते हैं थर्ड ऑप्शन की बात। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, माउंटबेटन प्लान। तो ये जो माउंटबेटन प्लान आया था ये कब आया था, 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, इसे हम जो है 3 जून प्लान भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत, सॉरी गाइस, माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत जो है इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग बना दिया गया था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के अलग से पार्टीशन हो गए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, सी गोपालचारी, सचिनानंद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबोव। तो आप सबको पता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, इंटरिम प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, ये जो है उस टाइम पे सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इन्हें बना दिया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 के में बनाया था। फिर हमारी सेकंड जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी फर्स्ट मीटिंग हमारी 9 दिसंबर 1946 की हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की। सेकंड मीटिंग जो है हमारी 11 दिसंबर 1946 के अंतर्गत हुई थी। इस दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रेसिडाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारी पहली मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सचिनानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड ऑन, यानी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी संविधान सभा की वो कब की गई थी, तो मैंने बार बार बताया है 9 दिसंबर 1946 के अंतर्गत। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 के अंतर्गत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसे अडोप्ट कर दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत लागू कर दिया गया था, यानी ये फोर्स के अंतर्गत आ गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following types of justice is discussed in the preamble of the Indian Constitution, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, यानी किस प्रकार के जस्टिस की बात जो है प्रियम्बल के अंतर्गत की गई है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की, सोशल या फिर पॉलिटिकल जस्टिस की, या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल जस्टिस की, या सोशल
एंड कल्चरल जस्टिस की। तो आप सबको पता होना चाहिए जो हमारा प्रियम्बल है उसके अंतर्गत 3 जस्टिस की बात की गई है। सबसे पहले किसकी बात की गई है? सोशल जस्टिस की, ठीक है, यानी सामाजिक न्याय की, यानी हमारे भारत के अंतर्गत जो है समाज के अंतर्गत किसी के साथ भी जो है भेदभाव ना हो उस न्याय की, ठीक है। दूसरी हमारी की गई है इकोनॉमिक जस्टिस की। किसकी की गई है? इकोनॉमिक जस्टिस की, यानी सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और थर्ड हमारी की गई है पॉलिटिकल जस्टिस की बात, ठीक है, यानी सभी को जो भी 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं उनको वोट देने का अधिकार है। तो आपको याद रखना है 3 जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर हमें बताना है कि संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, वो बतानी है कौन सी ठीक है। पहली स्टेटमेंट है हमारी, द असेंबली दैट रोट द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भारत का संविधान लिखने वाली सभा के अंतर्गत जो है टोटल 299 मेंबर थे, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो शायद 9th या 10th के पॉलिटी के जो है लाइन उठाई गई है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल याद रखना है जो महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है सीरियस डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव बीन पब्लिश्ड इन वॉल्यूम्स अंडर द नेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। यानी संविधान सभा में हुई गंभीर चर्चाओं को संविधान सभा वाद विवाद नाम से खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ठीक है। ये जो डिबेट्स चली थी वो पूरे 114 दिन चली थी। तो हमारे जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, यानी आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब किया था? देखो हमारी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंतर्गत। इसमें जो है मैंने आपको बताया है बहुत बार, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे सचिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर, इसके अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट मेंबर बनाए गए थे, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। फिर हमारी हुई थी 13 दिसंबर, ठीक है। इस दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पेश किया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 के अंतर्गत जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था, ठीक है। तो पेश तो 13 दिसंबर 1946 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है, लेकिन अडोप्ट कब किया गया था, यानी अपनाया कब गया था? तो ये कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947। ये डेट भी आपको याद रखनी है, प्रीवियस ईयर पूछी जा चुकी है। तो 22 जनवरी 1947 के अंतर्गत जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच एज कंट्री क्लियरली स्टेट ऑल द बेसिक वैल्यूज एंड कंसेप्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का वह कथन जिसमें एक देश अपने संविधान के सभी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से बताता है उसे क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि किसके अंदर जो है बेसिक वैल्यूज़ जो है लिखी हुई होती है, उसके कंसेप्ट्स लिखे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो एक्ट क्या होता है? एक्ट तो आप सबको पता है, एक बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर अगर उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन होता है जैसे कोई भी आर्टिकल है उसके अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, यानी जब उसको क्लियरली मतलब पॉइंट्स के अंतर्गत जो है हम डिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं। लॉ आप सबको पता है कानून होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रीएम्बल। यानी प्रीएम्बल के अंतर्गत जो है बेसिक वैल्यूज़ लिखी रहती है और हमें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ए वन पार्टी बॉडी इन एन असेंशियली वन पार्टी कंट्री, यानी निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा को अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय कहा था। यानी ये एक स्टेटमेंट दी गई है कि किसने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक पार्टी कहा है और एक बॉडी कहा है, यानी एक दलीय निकाय बोला। तो ये किसने बोला है? के.वी. राव ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, आइवर जैनिंग ने, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये स्टेटमेंट जो है ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा ने जो हमारे संविधान को बनाया था, उसके अंतर्गत जो है कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा है, इसलिए उसे वन पार्टी बोला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है। नेक्स्ट है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर द पीपल ऑफ इंडिया अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों को निम्नलिखित में से किसके बारे में आश्वस्त करती है? इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसके अंतर्गत जो यहाँ के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो किस चीज़ की अश्योरिटी दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अबाउट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में। देखो, जो हमारा इंटीग्रिटी वर्ड था यानी अखंडता जो वर्ड था, ये कब ऐड हुआ था प्रीएम्बल के अंतर्गत? ये हमारा हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 के अंतर्गत, जिसमें जो है 3 न्यू वर्ड जो है लिखे गए थे। क्या क्या? एक तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। आपको याद रखना है हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें सिर्फ एक ही बार जो है संशोधन हुआ है, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो है 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। हमारे प्रीएम्बल के अंतर्गत इसकी बात की गई है। नेक्स्ट था अबाउट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्तियों की गरिमा के बारे में। थर्ड ऑप्शन है अबाउट द इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द पीपल। बिल्कुल ठीक है, इक्वल स्टेटस की भी बात की गई है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की गई है कि सभी जो है, सभी का स्टेटस इक्वल है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है दी जाएगी। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी तीनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा How many types of liberties are provided in the preamble of the Constitution in India? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो है डीप में पूछे जाते हैं। तो कितने प्रकार की लिबर्टीज़ जो है प्रीएम्बल के अंतर्गत दी गई है? कितने टाइप दी गई है? 5 टाइप की दी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। कौन कौन सी जो है हमें स्वतंत्रता दी गई है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, ठीक है, फेथ की और वर्शिप की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये जो 5 लिबर्टी है वो हमारे प्रीएम्बल्स के अंतर्गत दी गई है। हिंदी में क्या बोलेंगे? विचार करने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और उपासना की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? तो यहाँ पर हमें बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी। ये बनी थी 29 अगस्त 1947 के अंतर्गत। डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत 7 मेंबर थे। ठीक है, कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। कौन कौन थे वो एक बार देख लेते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। एक थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर BR अंबेडकर। ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अलादी
कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट थे एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। चौथे मेंबर थे हमारे के एम मुंशी, के एम मुंशी। फिफ्थ की बात करते हैं, नेक्स्ट करते हैं मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट थे हमारे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट थे दो ऐसे मेंबर थे हमारे जिन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। पहले थे हमारे बी एल मित्तर। कौन थे? बी एल मित्तर थे। इन्हें क्यों रिप्लेस किया गया था? इनकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो गई थी, इसलिए इनकी जगह पर कौन आ गए थे? एन माधव राव आ गए थे। कौन आ गए थे? एन माधव राव आ गए थे, ठीक है। फिर एक थे हमारे डी पी खेतान, ठीक है। एक कौन थे हमारे? डी पी खेतान थे। उनकी जगह जो है टी टी कृष्णमाचारी आ गए थे। कौन आ गए थे? टी टी कृष्णमाचारी आ गए थे। ये क्यों आए थे? क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए इनकी जगह जो है टी टी कृष्णमाचारी ने ले ली थी। और ये हेल्थ की वजह से आए थे। याद रखना है कौन हेल्थ की वजह से आया था और कौन मृत्यु की वजह से आए थे। तो ये 7 मेंबर जो है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंतर्गत थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। बी एल मित्तर की जगह एन माधव राव ने ली थी। डी पी खेतान की जगह टी टी कृष्णमाचारी ने ली थी। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन मेंबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हमने अभी पढ़ा। एन गोपाल स्वामी अयंगर अभी पढ़ा, ये भी ठीक है। टी टी कृष्णमाचारी भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग करेक्टली। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी गई है और इनके मीनिंग दिए गए हैं। हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो पहला हमारा वर्ड है सोवरन। सोवरन को हिंदी में हम संप्रभु बोलते हैं। तो सोवरन का मतलब क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, यानी जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो जो है हमारी गवर्नमेंट खुद ले, उसे क्या बोलेंगे? वो एक सोवरन कंट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजन आप खुद कर रहे हो तो आप क्या हो? सोवरन हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग पावर जो है खुद की होनी चाहिए। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट हमारा गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करती। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? जो किसी भी धर्म को फेवर नहीं करता, सभी के लिए जो है समान धर्म है। नेक्स्ट ऑप्शन है पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। बिल्कुल, लोगों को जो है अपने डिसीजन लेने का राइट जो है अपना खुद का होना चाहिए। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हमारा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है रिपब्लिक, यानी गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री का हेड, ठीक है, किसी भी देश का जो हेड होता है, मुखिया होता है, अगर वो इलेक्टेड है, लोगों के द्वारा चुनाव किया गया है उसका, तो वो कौन सा स्टेट होता है? वो कौन सी कंट्री होती है? रिपब्लिक कंट्री होती है, यानी गणतंत्र देश होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन। बिल्कुल, जो स्टेट का हेड है वो क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए, यानी हमारा जो बी का हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहे, यानी बंधुत्व इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर मैंने आपको बताया था, डी का फर्स्ट ऑप्शन है, जहाँ पर सभी धर्म जो है बराबर होते हैं। जो सरकार होती है वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती है, ठीक है। तो डी का हमारा क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो, धर्मनिरपेक्ष। क्या इसका मतलब क्या होता है? सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। संप्रभु का क्या होता है? लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। नेक्स्ट है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जो वहाँ का मुखिया होता है वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। और बंधुत्व का क्या होता है? लोगों को भाई बहनों की तरह रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मैचिंग हो जाएंगे। आंसर देख लेते हैं। तो यहीं पर ऐसे ही आप मैच करके देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड ऑन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
किस संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिससे जो है सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है जोड़े गए हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसके अंतर्गत आज तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है। वो कौन सा हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1976 के अंतर्गत, जिसमें जो है सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किए गए थे। देखो 3 वर्ड ऐड किए गए थे। जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ के अंतर्गत या ऐड किए गए थे, और एक वर्ड था हमारा इंटीग्रिटी यानी अखंडता, ये 6th पैराग्राफ में जो है ऐड किया गया था। डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। भारत की संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। पहला है, द मेंबर ऑफ द असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफ्रेज, यानी जो विधानसभा के सदस्य सार्वभौमिक मत अधिकार द्वारा निर्वाचित नहीं थे। देखो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस टाइम हमारी कितनी सीट, देखो 389 सीट पर जो है इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 296 जो है ब्रिटिश के अंतर्गत थी और 93 सीट जो है जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, यानी जो राजा रजवाड़ों वाले जो प्रांतीय स्टेट थे वो 93 थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे वो कौन से हुए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। ठीक है, वहाँ पर सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब क्या होता है कि 18+ से जितने भी बड़े हैं उन सबको वोट देने का अधिकार। तो ऐसे हमारी उस टाइम पे असेंबली नहीं चुनी गई थी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें नोट दिया है कि नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफ्रेज। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। जो अलग अलग धर्म के लोग थे उन्हें भी जो है इस असेंबली के अंतर्गत जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई थी उनकी, यानी अलग अलग धर्मों के लोगों ने जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कांग्रेस पार्टी डोमिनेट द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मैनी एज 50% ऑफ द सीट इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन, यानी जो कांग्रेस पार्टी था, आपको सबको पता है जब जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें जो है कांग्रेस पार्टी का जो है डोमिनेट रहा था और उसने जो है 208 सीट जो है कांग्रेस ने जीत ली थी। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाएगी, यानी तीनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखो अडोप्ट कब किया गया था, मैं बार बार बता रही हूँ कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो है अडोप्ट कर लिया गया था। लेकिन फोर्स लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट से जो है हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करें, क्योंकि अब क्लासेस जो है रेगुलर रहेगी। थैंक यू सो मच।